वेलकम बैक। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ललकार, कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दूसरे मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। सिपह सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के फारिग तहसील अफसरों से खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दूसरे मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। इस किस्म के भारतीय बयान पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट के अक्कास हैं। हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर के मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल न कर सका। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात बयान करना स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी साबित करता है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, किसी भी मुहिम जोई और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का फौरी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिविलियन आबादी, इक्तसादी मराकज, बंदरगाहों और फौजी अड्डों को निशाना बनाने पर तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब मिलेगा। साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंग पेशेवराना काबिलियत, मजबूत इरादों, यकीन मुहकम और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। के मुल्क भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मार्शल ने शुरका को जंग के बदलते किरदार से आगाह किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट बनाने का अहम मौजू इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। तजावुज़ात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नताइज नजर आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीजे के मसले पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दाखिला से बुध को मुलाकात होगी। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ कई मीटिंग्स होती हैं और उसमें स्टेट को थोड़ा हार्डन करना, ये नहीं कि हर एक का जो दिल करे करे। तो इन्फोर्समेंट बड़ा मेन टॉपिक है। इंक्रोचमेंट कैसे खत्म करनी है, हर सूबे में सबके साथ काम कर, उस पर आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे। क्राइम का रोकना मुमकिन उसी सूरत में है जब सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। कराची का सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। सिंध पुलिस और कराची पुलिस को क्रेडिट हमें जरूर देना चाहिए, क्राइम को नीचे जरूर लाएं। स्मगलिंग बिल्कुल एक दीमक की तरह है आपकी इकोनॉमी के लिए, अगर वो होगी तो हमारी इंडस्ट्री कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती। यूएई में वीजेस रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी के हवाले से मैं परसों यूएई के इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हल निकाल के निकलेंगे। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतें मखदूश करार देकर खाली करा ली गईं। एक इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। अच्छा, बिल्कुल लियारी बगदादी में होने वाले हादसे के बाद अब इतराफ़ की जो इमारत है उनको यहाँ पर तोड़ने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो ये इमारत है इसकी दीवारों को गिराया जा रहा है। SBC की टीम यहाँ पर मौजूद है। जुम्मे के रोज़ यहाँ पर ये वाक़या रोनुमा हुआ था। एक इमारत मुनद्दम हुई तो उसके साथ जो दीगर इमारतें थीं उनको भी नुकसान पहुँचा, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया कि इसके साथ की जो दीगर इमारतें हैं उनको डिमोलिश किया जाए। जो इमारतें इस वक्त खस्ता हाल हैं उनको इस वक्त तोड़ने का सिलसिला जारी है। ये 3 इमारतें हैं जिनको जो है वो तोड़ा जाएगा, जिनमें से एक इमारत को इस वक्त तोड़ने का काम जो है वो जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं लियारी मजीद, इनसे मालूम करते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से जो कितनी इमारतें हैं जिनको यहाँ पर इस वक्त डिमोलिश किया जाएगा? इसमें फ़िलहाल तो एक इमारत पे डेमोलिशन का काम स्टार्ट हो गया है। बाकी इस पे SBCA की टीम जो है ना वो असेस करेगी, फिर उस हिसाब से बाकी की भी डेमोलिशन की जाएगी। एक 2 बंदे जाके सामान निकालेंगे। ये जब टूटेगी तो हल्की होगी, जब हल्की होगी तो उसके बाद जो आस्ते आस्ते लोगों को सामान निकालने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। SBCA की जानिब से जो मखदूश इमारतें हैं उनको गिराने का सिलसिला जारी है। हुकूमत सिंध ने कराची की इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। लियारी में इमारत गिरने पर DG SPCA के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू। इसाक खुड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शाहमीर खान भुट्टो को नया DG SPCA तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं बगदादी के मुतासिर अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो तहकीकात की जा रही हैं, अगर उसमें DG की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं वो भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा।
कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर वो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। कराची में जो 588 इमारतें इनको खतरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे। 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में। 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को गवर्नमेंट माली इमदाद भी फराहम करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कराची की 588 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। सख्त किस्म का नोटिस चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है, अहकाम जारी किए, फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का दायरा भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, कमिश्नर कराची को भी इसमें शामिल किया गया और जैसे ही कमेटी रिपोर्ट दे एक रूथलेस किस्म का एक्शन हो। जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसको डिटर्मिनेशन करने की भी जरूरत है। क्रिमिनल नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है, भी जिम्मेदारान हैं उनको फिक्स करेंगे और उनको अरेस्ट भी करेंगे, बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। लियारी में इमारत क्या गिरी, जुमा खान की तो दुनिया ही तबाह हो गई। बीवी, 2 बेटे, बहुएं, पोती मलबे में दबकर जाँ बहक हो गए। मुतासा शख्स मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढ रहा है। जुमा खान कहता है रहने के लिए जगह और पहनने को कपड़े तक नहीं, सब कुछ लुट गया, मदद को कोई नहीं आया। ये हमारे दुनिया यहाँ तबाह हुई है। हमारे फैमिली के मेंबर 6 गए, 2 बेटे थे मेरे, 2 बहुएं थी, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। कोई जगह नहीं है, रोड पे सो रहे अभी तो। यहाँ कोई रिश्तेदार है, कितने दिन अब आप मुझे ठहरने दोगे? तो कपड़े ही है दूसरे के पहन के आए, इसीलिए मैं इधर आया। सामान पड़ा हुआ कुछ हमने देखे, इसमें कोई कपड़े तो हो जो हम पहन सके। रिश्तेदारों के घर पर अभी फिलहाल बैठे हैं, फिलहाल तो किसी ने भी रब्ता नहीं किया है। रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा तकाल रोड पर 3 बच्चे बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं बाबर मलिक से। अपडेट कीजिए बाबर, वाकया कैसे पेश आया, क्या लाशें मिल गई हैं? रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिली थी, जिस पर ये मौका पर पहुंचे और तालाब में डूबने वाले इन तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के इनकी जान बचाने की कोशिश भी की गई है, ताहम ये बच्चे जांबर ना हो सके और तीनों बच्चे जिनकी उम्रें औसत 6 साल, 10 साल और 8 साल हैं और ये तीनों, एक बच्ची है तैयबा और एक उस्मान और एक हमजा, इनकी शनाख्त हुई है। तीनों की डेड बॉडीज जो है यहाँ से मुंतकिल कर दी गई है। ये टकाल रोड के ऊपर ये क्रैश और बजरी बनाने वालों ने एक खुदाई की हुई थी जहाँ पे पानी जमा हो जाता था और पानी इस जमा होने के नतीजा में बच्चे यहाँ पे या इलाके के लोग जो है इसको इस्तेमाल करते थे। ये बच्चे तीनों यहाँ पे नहाने के लिए गए थे, गहराई ज्यादा थी और इनके साथ कोई बड़ा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ही इन तीनों की मौत वाक़या हुई है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क भर में बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, मुतादिद का जमीनी राब्ता खत्म हो गया। नसीराबाद में पानी के तेज रेले में गाड़ी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता रेशन के मुकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश, नदी नालों में तुगयानी से हंगामी सूरत हाल। नसीराबाद के इलाके ढाढर और पहाड़ी इलाकों में शदीद तूफानी बारिश, मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। सनी नदी में सैलाबी रेला रोदी पुल का 10 फीट हिस्सा बहा ले गया, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। रेले में एक गाड़ी भी बह गई, 2 अफराद को मकामी लोगों ने बहिफाजत निकाल लिया। अपर चित्राल के गांव जोबो में दरियाए यारखून का कटाव, वाहिद राब्ता पुल दरिया बुर्द होने का खतरा है। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का सवाबी से जमीनी राब्ता कट गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़क खोलने में मसरूफ हैं। हरिपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। जीटी रोड समेत मुख्तलिफ सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश शुरू, मौसम खुशगवार हो गया है, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा फरा रब्बानी से। बताइए फरा, मौसम कैसा है?
बस नहीं, मौसम कोई रंग ढंग बदल रहा था। पहले थी बहुत ज्यादा हब्स, फिर अचानक हवाएं चलना शुरू हुई और उसके बाद अब मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही बताया गया था कि बहुत अच्छी और बहुत मजेदार इस्लामाबाद में बारिश होगी, जो कि जिसका सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही साथ बादल भी गरज रहे हैं और साथ ही साथ बरस रहे हैं। इसी तरह कुछ एहतियाती तदबीर है जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई थी। कोशिश करें कि बिल बोर्ड से भी दूर रहें, नदी नालों से भी दूर रहें और बच्चे गैर जरूरी सफर उससे गुरेज करें तो अपने घरों में रहकर, अपने दफातर में रहकर इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि ये मानसून की बारिशें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रही हैं और महकमा मौसमियात ने यही बताया कि अभी ये जारी भी रहेंगी। जी, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। जिला इंतजामिया ने सयाहों और शहरियों को पहाड़ी इलाकों और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी है। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा राशिद नज़ीर। जी बिल्कुल, यहाँ रावलाकोट शहर और मुजफ्फराबाद में जो बारिश का सिलसिला जारी है, दिन से यहाँ पे जो मूसलाधार बारिश है वो हो रही है। और जो दीगर इलाके कुछ डिवीजन के जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोटा है और बुलंदरी, वहाँ पे भी शदीद बारिश है। बारिशों के बाद मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी है, जबकि जो मुख्तलिफ शहरात हैं वहाँ पे हल्की लैंडस्लाइडिंग भी है। जबकि इंतजामिया की तरफ से इंतबाह भी जारी किया गया है कि जो शहरी और सियाह हज़रात हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और ख़ासकर जो नदी नालों से वो दूर रहें। और अभी जो महकमा मौसमियात उनकी तरफ से ये पेशन गोई की गई है कि आगे मज़ीद 3-4 दिन तक जो शदीद बारिशों का सिलसिला ये जारी रहेगा। जी, वज़ीर आज़म की बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट की हिदायत। कहा तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरी अजला में तुग़यानी का खदशा है। शहबाज शरीफ ने NDMA को सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अहकाम दिए हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को आवाम को आगाह रखने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए से ताज़ा सूरत हाल देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। ऊंचे, दरमियाने और कम दर्जे के सैलाब के खतरे से आवाम को बर वक्त खबरदार किया जाए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, FPR ने मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहात से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर होगा, शफ़ाफ़ियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी होगी, टैक्स देने वालों के लिए सहूलत होगी। FPR के इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया, अशिया की दरामद और बरामद की नोयत का तखमीना मसनूई ज़हानत और बोर्ड्स करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल आया। स्टेट बैंक और हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दामात किए। वुमेन एंटरप्रेन्योर फाइनेंस कोर्ट पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, महंगाई कम हुई, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम रहा, मार्केट से डॉलर खरीद कर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया। SBP and the government of Pakistan implemented tough but necessary macroeconomic stabilization measures. We are now out of the difficult period. Inflation has come down sharply. The current account has turned into a surplus. The exchange rate is relatively stable. Economic growth is also picking up gradually. We strongly believe that this time is indeed different for Pakistan's economy. This reserve build-up is driven by our FX purchases rather than external debt raised by the government. दरियाए सिंध पर दासू पावर प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। 1 साल बाद बिजली की फराहमी शुरू हो जाएगी, मराहिल में है। और मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान दरियाए सिंध के पानी का रुख मोड़ने के बाद पहाड़ के अंदर बिजली घर की तामीर जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमीर शफीकुर रहमान कहते हैं कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 2027 में बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। इसका पहला यूनिट दिसंबर 2027 में शुरू हो जाएगा और हम नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हर 2 महीने के बाद हमारा अगला यूनिट आएगा, तो टोटल 6 यूनिट हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर पर 1737 अरब रुपए लागत आएगी। ये सारे खर्चे, चाहे कंसल्टेंसी है, वो कंट्रैक्टर है, बाकी जितने लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सारे के सारे उसके अंदर मौजूद है। संगलाख चट्टानों को काटना और दरियाए सिंध की तूफानी लहरों का रुख मोड़कर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर यकीनन एक मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट है।
दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील का काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। दिसंबर 2027 में नेशनल ग्रिड को सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ मोहम्मद मदर इकबाल, ARY न्यूज़, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोहिस्तान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इदारे पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, सियासी राब्तों को ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दिया। तर्जुमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जाते हैं। इदारा किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। स्पीकर पंजाब असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हालिया मुलाकात को गलत रंग दिया जा रहा है। साहबजादा हामिद रजा का ये दावा भी मुस्तरद किया गया कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार तस्लीम नहीं किया गया। एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन एहतजाज की भी कुछ हदूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, बजट तकरीर के दौरान इतनी हंगामाराई की कि तकरीर नहीं सुनी जा सकी। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहे तो निकाल कर फेंक दें। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार मौजूद है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि वेदर द रेफरेंस हैज बीन फाइल्ड, मैंने एक जुमले में जवाब दिया कि इट इज ऑलरेडी देयर। ये एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन मेरे हक की सल्ब करने की सूरत में आपका हक ये नहीं है। मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच, 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। किसी सूरत की रास्ता नहीं खोलना चाहता था कि अरकान को सस्पेंड, लेकिन ये बात तो तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में तय करा दी हुई। स्पीकर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सनद दी, पनामा केस ने इसको सनद दी कि स्पीकर को फैसला करना है आर्टिकल 63(2) के अंदर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने अपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की हमायत कर दी। कहा, स्पीकर अरकान को डी सीट करने के लिए रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज सकते हैं। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं। और वो रेफरेंस दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्या ऐसी प्रेसिडेंट भी है? भेजा जा सकता है। एहतजाज आपका हक है, लेकिन कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना, गालियां देना ये एहतजाज नहीं है। मुझे ये यकीन है कि स्पीकर साहब जो हैं वो जमहूरी रवायात को और उनको ज़िंदा रखने के लिए, और जो एक बड़े का रोल होता है घर में, उसको सामने रखते हुए कोई बेहतर रास्ते इसमें से निकालेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़म अज़लाम में जिरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी तश्कील दी थी। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं, कमेटी में तमाम मुतल्लिक़ा फरीक शामिल हैं। आज हमने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाया था, बहुत अफसोस हुआ PTI ने कमेटी का बायकॉट का फैसला किया। और अजला की लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक पावरफुल कमेटी बनाई। लोगों का वही डिमांड, पुराना जरगा सिस्टम या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के इशू कितनी बेहतरी लाई जा सकती। पहली मीटिंग हुई, उसमें ये बात हुई जितने स्टेक होल्डर है सबसे मशावरत होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियन ख्वाह KP असम्बली में मर्ज अजला से, ख्वाह नेशनल असम्बली में, सेनेट में मशावरत होनी चाहिए। आज हमने मीटिंग रखी पार्लियामेंटेरियंस का, सुबह पता चल गया PTI ने कमेटी का बाइकाट किया है। PTI ने वफाकी हुकूमत से मुतालिक बनाई गई कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमेटी बनाना वफाकी सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। अमीर मकाम को कमेटी का कन्वीनर बनाना गलत फैसला है। ऐसा लग रहा है हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। फाटा से मुतालिक जो कानून साजी करनी होगी सूबाई हुकूमत करेगी। हुकूमत ने कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कन्वीनरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और क़ानूनी दायरे कार में है। वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दें। 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, ना वफाकी हुकूमत ना नेशनल असम्बली के पास है। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
خبر آپ کو دیں، وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی رہائش کا آمد۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور شرجیل انعام میمن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سنجے بتائیے کہ ملاقات سے متعلق۔ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے جو محرم الحرام کے مقام سے سندھ میں جو اقدامات کیے گئے تھے سیکیورٹی کے، ان کو سراہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں یہ بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ صوبے اور وفاق مل کر جو کام کریں گے، جس کے بعد ہی امن جو ہے وہ استحکام میں آئے گا۔ اس میں وفاق اور صوبے کے درمیان کوارڈینیشن بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس ملاقات میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ صوبے وفاق جو ہے وہ ملزمان کے ایک دوسرے کو تعاون کے حوالے سے تعاون بھی بڑھائیں گے۔ قومی یکجہتی، عوامی مفاد میں سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی ڈیفینس میں سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی رہائش گاہ پر آئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں محرم الحرام سمیت دیگر جو وفاقی اور صوبائی امور ہیں ان پر بات چیت کی گئی۔ سنجے شکریہ آپ کا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں۔ جسٹس فیصل کمال کے سندھ ہائی کورٹ میں لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس، کہا کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ الیکٹڈ کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں۔ شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر یہ کیس آئینی بینچ میں جانا چاہیے تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا، ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں، حکم نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہ الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ درخواست جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت کے الیکٹرک اور نیپرا کو فریق بنایا گیا ہے۔ چمن میں قبائلی جرگے کے دوران نورزئی قوم کے سربراہ حاجی امین اللہ خان نورزئی کی دستار بندی کی گئی۔ نورزئی قوم کے سربراہ حاجی فیض اللہ خان نورزئی کی وفات کے بعد ان کے بھائی حاجی امین اللہ خان نورزئی کی پشتون رسم و رواج کے مطابق نورزئی ہاؤس میں دستار بندی کی گئی۔ پروقار تقریب میں کاکڑ، ترین، اچکزئی اور نورزئی سید اقوام کے مشران نے شرکت کی۔ حاجی امین اللہ خان نورزئی نے کہا، تمام برادریوں میں محبت کا فروغ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ لاہور سے خبر آپ کو دیں گے۔ شادر ٹاؤن میں کم عمر ڈرائیور سے ٹریفک حادثے کا واقعہ، حادثے میں جاں بحق نوجوان کے لیے خانہ کا شادر ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاج۔ احمد کھوکر سے مزید جانیں گے۔ احمد بتائیے گا احتجاج سے متعلق کیا مطالبہ ان کا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز جو ہے وہ شادر ٹاؤن میں کم عمر ڈرائیور کی گاڑی سے حادثہ ہوا تھا، جس کے باعث ایک شخص جاں بحق ہوا تھا اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ تو ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت پر متاثرہ خاندان جو ہے وہ شادرہ ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاج کر رہا ہے اور مظاہرین نے شادر ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے سامنے جو ہے وہ جی ٹی روڈ بھی بلاک کر دی ہے اور پولیس کے ناروا رویے کے حوالے سے جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ان کے احتجاج کے حوالے سے ایکشن لیا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملزم اشر کی جو پولیس کی گرفت میں ہے کل مجاز عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا اور یہ انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو یقین دہانی کرائی ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج باقاعدہ طور پر اب ختم بھی کر دیا گیا ہے۔ جی احمد بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔